गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, लेट्स कम विथ अस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पेज नंबर 10 से। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध किस प्रकार से हुआ। तो सभी लोग अपने अपनी बुक्स को खोलकर बैठेंगे यहाँ पर और उसको ध्यान से देखेंगे। जो चीज़ आपके सामने आती जाए वही बुक्स में है और उनको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। तो आप सबसे पहले ये चित्र देखिए, ये क्या है। एक बोट का चित्र है ना, मद्रास में जब झगड़ा हुआ था। ठीक है भाई, हम लोग देखते हैं इसको। विद द कैप्चर ऑफ कलकत्ता द ब्रिटिश कंपनी डिसाइडेड टू रिमूव सिराजुद्दौला फ्रॉम द थ्रोन। इट इंटर इनटू द कंस्पिरेसी विद द लीडिंग मैन ऑफ द नवाब्स कोर्ट। चीफ अमंग देम द वर मीर जाफर, वन ऑफ द important generals in the Nawab's court, Jagat Seth, biggest banker of Bengal, and Khadim Khan, a commander of troops. Mir Jafar was promised the throne of Bengal. यानी कि जब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया तो उसके बाद में जो ब्रिटिश कंपनी वो सिराजुद्दौला को वहाँ से हटाना चाहती थी और उसकी जगह पर ऐसे व्यक्ति को वहाँ का नवाब बनाना चाहती थी जो कंपनियों के इशारे पर काम करे। तो उनमें से एक जो था मीर जाफ़र, वो उन्हीं के साथ का था, उनका मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। और भी उनमें से और थे, जैसे जगत सेठ है ना, जो बंगाल का एक प्रमुख व्यवसायी थे। खादिम खान जो कमांडर था। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का राजा, वहाँ का शासक नियुक्त करने के लिए उससे प्रॉमिस किया। हम पलासी के युद्ध की बात करें तो यह पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। और तो 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध ऐसा था, उनमें से जो नवाब थे, नवाब के तरफ का मीर जाफ़र उन्हीं के साथ में मिला हुआ था और अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध में उन अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था। लेकिन वो किसकी तरफ से लड़ रहा था? जो अंग्रेज, जो नवाब है बंगाल के, उनकी तरफ से, सिराजुद्दौला की तरफ से। तो इसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत युद्ध हुआ, जिसमें मीर जाफ़र की वजह से बहुत सारे सैनिक अंग्रेज़ों से लड़ ही नहीं पाए। और इस प्रकार प्लासी के इस युद्ध में जो अंग्रेज़ों के पास 3000 ही सैनिक थे, लेकिन उनके पास तोप और आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित थे, जिन्होंने नवाब के 50,000 की आर्मी को उन्होंने हरा दिया, जिसमें से अधिकांश आर्मी मीर जाफ़र के वजह से अंग्रेज़ों से युद्ध ही नहीं हुआ। फिर सिराजुद्दौला को वहाँ से उन्होंने हटा दिया और वहाँ पर शासक के रूप में मीर जाफ़र को नियुक्त किया। साथ ही जब वो मीर जाफ़र नियुक्त हो गया तो ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल में मुक्त व्यापार का समझौता कर लिया, जो उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त रूप से व्यापार करने लगे। अब मीर जाफ़र कलकत्ते की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा अमाउंट पे करता था ताकि वो उनसे बचा रहे। चूँकि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को जो पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला, उसकी ज़मींदारी भी उसने दे दी थी और साथ ही बहुत सारा अमाउंट उनको पे करता था ताकि वो जो है वो बाकी के राजाओं और शासकों से उसकी सुरक्षा हो सके और वहाँ पर अच्छे तरीके से शासन कर सके। साथ ही जो वो अंग्रेज़ों के उच्च अधिकारी थे, उनके लिए वो कई प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया करवाते थे। साथ ही जैसे कि जो लॉर्ड क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, उनके लिए 20 लाख रुपए इतने तक की उनके लिए व्यवस्था की जा चुकी थी। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों का और ज़्यादा उनका मनोबल बढ़ता गया और ज़्यादा उनसे पे की डिमांड करने लगे और इस प्रकार बंगाल और कई अधिकांश क्षेत्र अंग्रेज़ों के शासन में आ गए और अंग्रेज वहाँ पर शासन करने लगे। आइए हम लोग देखते हैं एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्वरी इन इंडिया। द प्रेजेंस ऑफ टू ट्रेडिशनल रिवल्स, a clash of the trade interest between the two, led to series of wars. These wars were known as the Carnatic Wars, which lasted nearly 20 years and led the establishment of British power in India. The war, known as the Austrian War of Succession, broke out in the Europe in 1746. The British and French joined the war on opposite sides. The British were on the side of Russia and the French were with Austria. This was spread टू इंडिया as well। यानी कि अंग्रेज भारत में अपने व्यापारिक
प्रभुत्व जमाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, और इसी प्रयास में उनका फ्रेंच जो थे, फ्रांसीसी, उनसे उनका युद्ध हुआ, जिसको ऑस्ट्रियन वार के रूप में जाना जाता है। और यह 1746 के आसपास की बात है। क्योंकि यह जो युद्ध था वो यूरोप में ही था, तो इस वाले जो युद्ध में अंग्रेज रूस का साथ दे रहे थे, जबकि जो फ्रांसीसी हैं वो ऑस्ट्रिया का साथ दे रहे थे। और धीरे धीरे यही यही पूरा हमारा भारत में भी फैलता गया, और यहाँ पर भी उसके कई प्रभाव देखने को मिले, जिसमें अंग्रेज और फ्रांस की कंपनियाँ कई बार आमने सामने भी हुई, ताकि वो अपना प्रभुत्व भारत में जमा सकें। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच हैड द अपर हैंड, द ब्रिटिश थ्रेटेंड पौंडीचेरी, a settlement of French, but failed to capture it. The French retailed and occupied मद्रास। चूँकि प्रारंभिक समय से फ्रांस का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा था, और जो ब्रिटिश है वो केवल पौंडीचेरी तक ही सीमित थे, जबकि फ्रांस का सेटलमेंट पौंडीचेरी और इसके आसपास भी था। अब मद्रास में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, दोनों के बीच में मतभेद बढ़ते गए। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को अपने नियंत्रण में करना चाहा, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। अंग्रेजों ने जो कर्नाटक के नवाब थे उन्होंने हेल्प मांगी। तब उन्होंने वहाँ पर 10,000 आर्मी मैन को वहाँ पर भेजा, ताकि वो उसको फ्रांस को हटा सकें। और क्योंकि नवाब अपनी आर्मी वहाँ पर भेज चुके थे, और साथ में जो फ्रांसीसी लीडर था, फ्रांसीसी कमांडर था डुप्लेक्स, उन्होंने नवाब की आर्मी के साथ में युद्ध किया। और चूँकि उनकी 230 यूरोपियन और 700 भारतीय सैनिकों के द्वारा ही उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया, और इससे वो भारत में जो राजाओं की वीकनेस का पता चला। और जब 1748 में ऑस्ट्रिया जो वार ख़त्म हुआ, तब ब्रिटिश और फ्रांस यूरोप में उनके बीच में मतभेद समाप्त हुए और शांति स्थापित हो गई। ठीक है, आइए हम लोग जो दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, जो 1748 से लेकर 1754 तक चला। द सेकेंड वार बिटवीन द टू रिवाइवर्स फाइट ओवर द इश्यू ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन्स ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। द टू foreigners were supporting revival candidates in Hyderabad, and France were supporting the Muzaffar Jung, while the British supported मीर जाफर। ओके, तो जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ वो भी केवल अपनी सत्ता को वहाँ पर स्थापित करने के बारे में हो रहा था। अब चूँकि हैदराबाद और कर्नाटक पर राज्य करने के लिए मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में दोनों में युद्ध हो रहा था, तो इनका युद्ध काफ़ी बढ़ता गया, और उसमें अंग्रेज और फ्रांस दोनों अपने अपने तरीके से वो भाग ले रहे थे। जिसमें अंग्रेज जो थे उन्होंने नासिर जंग को, जबकि फ्रांसीसी जो थे उन्होंने मुजफ्फर जंग को अपना साथ दिया, ताकि इनडायरेक्टली रूप से उनकी सत्ता स्थापित हो सके। द कर्नाटिक फ्रेंच सपोर्टेड कन्नाडा साहिब, चंदा साहिब, while the British forwarded the claims of Muhammad Ali. In the war that followed, the French forces were defeated by the British army. A peace treaty was signed and Dupleix was recalled to France. यानी कि कर्नाटक युद्ध के बाद में जो फ्रांस थे उन्होंने चंदा साहब को वहाँ पर सपोर्ट किया, जबकि अंग्रेज लोगों ने वो मोहम्मद अली को सपोर्ट करते थे। अब दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी है उसने फ्रांस की फोर्सेस को हरा दिया, और साथ ही डुप्लेक्स को वापस उन्होंने फ्रांस में बुला लिया, और इस प्रकार से ब्रिटिश की आर्मी थी उसकी सत्ता वहाँ पर स्थापित हुई, और इनडायरेक्टली रूप से ब्रिटिश वहाँ का मेन पावर बन चुका था। इस प्रकार जो ब्रिटिश कर्नाटक में वो मेन पावर के रूप में उभरा। अब आइए हम लोग तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, तो हम लोग देखेंगे द पीस बिटवीन द टू कंपनीज वार शॉर्ट लिव्ड। द 7 years वार broke out in Europe in 1757. The France and the British again took opposite side। यानी कि जब अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य में यूरोप में 7 वर्ष का जो ये युद्ध था, वो पीस की संधि उनकी टूट गई, तो भारत में भी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। In India, this led to the final phase of the Carnatic War. In the very beginning of British managed to gain control in Bengal. This adversely affected the position of the France in the Third Carnatic War. The French government made the determined attempt this time to out the British. A strong forces headed a Court de Lille
was sent. Lely captured Arcot, and the big attack on Madras was organized by the French. The British troops under Major Lawrence in 1760. In 1761, the British captured the Pondicherry. The French lost all their possessions in India. अब इस तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि ये जो युद्ध था वो यूरोप में के संधि टूट जाने के बाद या उसका ही परिणाम था, यूँ मान सकते हैं इसको। तो जैसे अंग्रेजों की तरफ से लॉरेंस थे, उनके अंडर में पूरा अंग्रेज युद्ध कर रहे थे। अब दोनों आर्मी एक दूसरे को वहाँ से हटाना चाहती थी, और धीरे धीरे पूरे जो था फ्रांस हार गया और अंग्रेज वहाँ पर जीत चुके थे। फिर हम लोग 7 ईयर्स की बात करें, तो जो अंग्रेजों का युद्ध था वो जो 7 साल का युद्ध वो 1763 में वहाँ पर एंड हुआ, और तब वहाँ पर पेरिस की संधि की गई। पांडिचेरी एंड द साउथ एंड चंदननगर एंड बंगाल वर रिस्टोर्ड टू द फ्रेंच। हाउएवर द फ्रेंच वर नॉट परमिटेड टू फोर्टिफाई this place in India. British gained complete control in South India. This after they set out in their task of gaining control over their other territories. यानी कि इस संधि के पश्चात फ्रांस अपने अधिकांश राज्यों को खो चुका था, और जिसमें से बंगाल में चंदननगर और पांडिचेरी ही केवल उसके प्रभुत्व में थे, बाकी जो पूरा दक्षिण भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमाया।